जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए इतिहास का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये होने वाले एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज पहला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत चीन पंचशील संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये किया गया था 1954 में। 1954 में ये दिल्ली में किया गया था, जो कि ये तिब्बत को लेकर के एक समझौता था, पंचशील समझौता। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली थे। क्लेमेंट इटली थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, क्लेमेंट इटली। ये जो कि 1947 में आज़ादी के समय क्लेमेंट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूएन मुखर्जी और लालचंद्र के द्वारा। यूएन मुखर्जी और लालचंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला व दूसरा इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृत्य का परिशिष्ट है। ये किसका है? यह है 30 साल का पुरुष चरित्र का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, 30 साल का पुरुष चरित्र का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे। तो पाकिस्तान बनाने का विचार का प्रथम प्रणेता कौन थे? तो ये थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मोहम्मद इकबाल इसके प्रणेता थे पाकिस्तान बनाने के विचार में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का आरंभ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ये मराठी में लिखा गया है 1927 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। नाना साहेब, नाना साहेब का संबंध कानपुर से था। नवाब हमीद अली खान, इनका संबंध दिल्ली से था। पहला सही है। मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध अवध से था। और मानिस राम दीवान, इनका संबंध असम से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है। तो वामपंथी इतिहासकार इसमें से बताना है कौन से नहीं है। ये है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ये जो कि वामपंथी इतिहासकार नहीं है, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे।
इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास पर बहुत कार्य किया है और ये इनके द्वारा आरसी मजूमदार के द्वारा 1857 का विद्रोह न तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। इनके ही द्वारा ये कहा गया था। इनकी पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? तो कब ये किया गया था? ये किया गया था 1922 में। 1922 में इंग्लैंड और भारत में इलाहाबाद में सर्वप्रथम इस परीक्षा का आयोजन किया गया था 1922 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीड थे और पहले भारतीय आईसीएस परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये किया गया था लॉर्ड विलेजली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड विलेजली ने कलकत्ता में किया था, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं के अधिकारियों की भाषा एवं संस्कृति में प्रशिक्षण करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से इसमें क्या हुआ था? तो उस समय हुआ था कि अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बौद्ध परंपरा के अनुरूप अनुसार किसका बल भक्षक के बल रक्षिका में परिवर्तित हो गया था? ये कौन थे? ये थे दोस्तों हारीती। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, हारीती। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये 1919 के अधिनियम भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चेम्सफोर्ड जो कि ये मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे उस समय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? तो जनगणना के कार्य का आरंभ ये लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत अगर पूछा जाए तो ये 1881 में हुआ था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में 17वीं शताब्दी कौन सी नई फसलें आई? तो 17वीं शताब्दी में भारत में कौन सी नई फसलें आई थी? ये तमाकू और मक्का था। तमाकू और मक्का ये जो कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसने भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रामानुजाचार्य को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है किताब उल हिंद के रचयिता हैं। तो किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? तो अलबरूनी ये जो कि किताब उल हिंद के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है तुर्की जनजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो तुर्की जनजातियों में बताना है कौन से शामिल नहीं थे। तो ये संसबनी ये जो कि तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं थे।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था। तो कौन से युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो इसमें लिया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि गलत है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ये भी गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में, ये भी गलत है। पानीपत, इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध में 1528 में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? ये अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन महानुभव संप्रदाय का संस्थापक था। तो महानुभव संप्रदाय का संस्थापक इसमें से कौन सा था? ये थे चक्रधर। चक्रधर, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। चक्रधर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। तो ये कौन सी संधि थी? तो ये था संधि पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पुरंदर की संधि, वारेन हेस्टिंग इसे कागज का टुकड़ा मानता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है पुरंदर की संधि, ये 1776 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये पेशवा माधवराय नारायण और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि रजमनामा फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा फारसी अनुवाद किसका है? ये महाभारत का। महाभारत का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था। तो अकबर ने किन जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था। तो कौन सा विदेशी यात्री है जो कि 6 बार भारत आया था? तो ये था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर, ये जो कि 6 बार भारत आया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ये 1638 से लेकर के 1663 ईस्वी के बीच भारत में 6 बार आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है। विदेशी आक्रमण का भय, जो कि ये था। आंतरिक विद्रोह, ये भी था। भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, ये भी थी। उसका कमजोर स्वभाव, ये जो कि नहीं था। उसका कमजोर स्वभाव ये नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। तो इसमें से बताना है कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। ये सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि ये अष्टभुजीय मकबरा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी। तो आशिका ये किसके आदेश पर लिखा गया था, जो कि ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। तो खिज्र खा के। खिज्र खा के, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। खिज्र खा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था। तो कौन सा सुल्तान था? तो ये बलबन था। बलबन था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। बलबन इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लकुलिश अवतार के लिए चुना गया था। तो लकुलिश अवतार के लिए चुना गए थे ये काव्यारोहण। काव्यारोहण, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। काव्यारोहण इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है।
तो अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है सितार, सितार के लिए। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, सितार के लिए इनको दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का इसमें से कौन सा शासक था? तो बलबन, बलबन ये जो कि मामलुक वंश का था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाला 3 सुल्तान थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें आपको सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 37 में सुमेलित कराना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो दिया गया है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ये जो कि क्या थे? कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उद्योग कार्यालय की स्थापना की गई थी, उद्योग कार्यालय की स्थापना, चौथा सही है। बलबन, बलबन के द्वारा क्या किया गया था? बलबन के द्वारा राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया गया था, राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया गया था। तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 38 में तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत ये संबंधित था धार्मिक मामलों का विभाग से, धार्मिक मामलों के विभाग से संबंधित था। तो तीसरा सही है। दीवाने को ही, दीवाने को ही ये कृषि विभाग से संबंधित है। फिर दीवाने इंसा, दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग से संबंधित है, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से, चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज ये जो कि सैन्य मामलों का विभाग था, दीवाने अर्ज दूसरा सही है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? तो गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा ये है उदयगिरी गुफा में, उदयगिरी गुफा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी, ये स्थित थी कहां से थी स्थित? ये था दोस्तों उदय उदय भांडपुरम में, उदय भांडपुरम में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है चचनामा में, चचनामा में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर ये जो कि चचनामा में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नाडु क्या था? तो नाडु आपको बताना है इसमें से क्या था? तो एक प्रशासकीय विभाग था, प्रशासकीय विभाग था नाडु, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो ये था श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो भारत का नेपोलियन ये किसकी उपाधि है? ये समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इसमें सबसे बड़ा कोष बताना है कौन सा है? तो बयाना, बयाना ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बयाना इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधक, कंटक शोधक से संबंधित था? तो कंटक शोधक से संबंधित है कौन सा विभाग? तो उस विभाग का नाम है न्यायपालिका, न्यायपालिका ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल
योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय थी। तो कौन सा था? ये था ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि शाह जी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पूरा अवशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की असन्नस्था आकृतियां हैं? असन्नस्था आकृतियां ये किसके साथ हैं? यह है ब्रह्मा और इंद्र के साथ। ब्रह्मा और इंद्र के साथ ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। शीलभद्र था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। शीलभद्र इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो ये किसके राज्य में था? ये था सातवाहनों के राज्य में। सातवाहनों के राज्य में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। अस्कनी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है रामायणीय संहिता संबंध है। तो रामायणीय संहिता संबंध है किससे है? यह है सामवेद से। सामवेद से ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 जैनुअल अबादीन का वास्तविक नाम क्या है? तो जैनुअल अबादीन का वास्तविक नाम शाही खां है। शाही खां ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ये कौन संबंध थे? ये थे इराक। इराक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इराक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो इसमें कांस्य की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों को मार्गदर्शन और समन्वयन के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक सांसदीय उप समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है इसमें से इसका सदस्य कौन सा नहीं था। तो इसमें सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति की अनेक स्थल पाए गए हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? ये कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये है राजस्थान में। राजस्थान में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसमें लोहा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। लोहा इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। आपको इसमें सही युग्म को सुमेलित करके बताना है। तो इसमें दिया गया है कि हड़प्पा जो कि ये क्या है सावधान R37 है। हड़प्पा से लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का दूसरा सही है, ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 60 में इसमें दिया गया है कि पूरा पाषाण काल जो कि नदी तट अधिवास है। पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, तो इसका दूसरा सही है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? शैलाश्रय अधिवास होता है मध्य पाषाण काल में, तो तीसरा सही है। नव पाषाण काल में गर्त अधिवास होता है, गर्त अधिवास, तो चौथा सही है। ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान, तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका
बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये रॉबर्ट्स ब्रूट फ्रूट्स को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो कौन सी थी? ये था दोस्तों तांबा। तांबा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।